देखिए, जब इस प्रकार से इसका हम नोट्स बनाएंगे, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी व्यापार में अपनी पूंजी एवं सेवाएं लगाते हैं तथा उत्पन्न लाभों को आपस में बांटने के लिए सहमत हो जाते हैं तो साझेदारी का निर्माण होता है। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित होती है। पहला, दो या दो से अधिक व्यक्ति। दूसरा, साझेदारों के बीच समझौता। तीसरा, व्यापार वैधानिक होना चाहिए। चौथा, सभी साझेदारों द्वारा पूंजी लगाना। पाँचवा, लाभ कमाना एवं आपस में बांटना। छठा, साझेदारों का दायित्व असीमित होना। इसके अलावा भी कई विशेषताएं हैं, किंतु हम लोग को एक सीमित नोट्स के हिसाब से चलना है तो 5-6 पॉइंट को हम लोग अच्छे से लिख लेंगे। अब यदि देखा जाए तो दो या दो से अधिक व्यक्ति, तो इसमें ये बताया गया था कि साझेदारी में कम से कम दो और अधिक से अधिक व्यक्तियों की संख्या जो है कंपनी अधिनियम के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार निर्धारित की गई है, वो आप देख लीजिएगा। साझेदारों के बीच समझौता, तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी साझेदारी का जन्म समझौते द्वारा ही होता है। ये समझौता लिखित अथवा मौखिक हो सकता है। अब देखा जाए तो तीसरा पॉइंट, व्यापार वैधानिक होना चाहिए। मतलब यदि कोई एक अवैधानिक व्यापार है तो उसे हम साझेदारी की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। इस चीज़ को इस बात में लिखा जाता है। फोर्थ पॉइंट देखेंगे तो सभी साझेदारों द्वारा पूंजी लगाना, मतलब ये है कि सभी साझेदार साझेदारी में पूंजी लगाते हैं। ये पूंजी बराबर हो सकती है या एक निश्चित अनुपात में हो सकती है, ये उनके आवश्यकता अनुसार तय होता है। उसके बाद पाँचवा पॉइंट है लाभ कमाना एवं आपस में बांटना। अब इस पॉइंट में ये लिखना होता है कि कोई भी साझेदार जब लाभ कमाएंगे तो उस लाभ को उन्हें आपस में बांटना ही होगा, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यदि वो लाभ कमाते हैं और आपस में नहीं बांटते हैं तो उसको साझेदारी से किस श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, वह गैर व्यापारिक संस्था कहलाएगी। उसके बाद छठा पॉइंट है साझेदारों का दायित्व असीमित होना। तो साझेदारों का दायित्व असीमित होने का हम सीधा सीधी अर्थ लगाएंगे कि जिस प्रकार से एकांकी व्यापार में साझेदारों का दायित्व असीमित था, उसी प्रकार से साझेदारी में भी सभी साझेदारों का दायित्व असीमित होगा। इसमें यदि किसी प्रकार का कोई लॉस होता है तो उस लॉस को सभी साझेदार या इनमें से कोई एक साझेदार चुकाएंगे। ठीक है। आगे फिर आप इसमें साझेदारी संलेख क्या है इसका पूरा वर्णन कर लीजिएगा। साझेदारी संलेख में किन किन बातों का समावेश होता है, जैसा कि इस पॉइंट को बुक में भी दिया गया है, और लगभग 18-19 पॉइंट इसमें है, तो वो आप देख लीजिएगा, सीधा सीधे उतार लेना है उसको। उसके बाद फिर ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार कौन कौन से नियम लागू होते हैं। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार जो है वो 5 नियम लागू होते हैं, और वो 5 नियम है, पहला है पूंजी पर ब्याज। अब पूंजी पर ब्याज के बारे में ये होगा कि किसी भी साझेदार को पूंजी पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। दूसरा है आहरण पर ब्याज। तो इसे समझेंगे कि साझेदारी संलेख में साझेदारों के द्वारा किए गए आहरण पर कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। तीसरा है वेतन एवं कमीशन। तो यहाँ पे कहना चाहूँगा कि किसी भी साझेदार को फर्म में किए गए कार्य के लिए कोई वेतन एवं कमीशन नहीं दिया जाता है। उसके बाद आपका चौथा पॉइंट है
साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज 6% वार्षिक की दर से फर्म द्वारा चुकाया जाता है। और 5वां पॉइंट है लाभालाभ का विभाजन बराबर बराबर होगा। ठीक है, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इससे रिलेटेड बहुत सारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी दिया रहता है और आपका जो है ये ऑब्जेक्टिव में भी बहुत पूछा जाता है। साझेदारों के द्वारा दिए गए फर्म को ऋण पर ब्याज किस प्रतिशत दिया जाता है, लाभ का विभाजन जब साझेदारी संलेख का अभाव होगा तो किस प्रकार होगा, पूंजी पर ब्याज मिलेगा कि नहीं, आहरण पर ब्याज मिलेगा कि नहीं, वेतन एवं कमीशन होंगे कि नहीं। ठीक है, तो ये आपका मुख्य रूप से थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस लेसन में बनता है। ठीक है, इसके बाद फिर आपका जो है आगे फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम चालू हो जाती है।